क्या जानते हैं? फार्म मतलब क्या जानते हैं? लैंड, फील्ड। फार्म मतलब होता है लैंड या फील्ड, जिसपे आप कोई भी तरह का खेती करते हैं। और किसी भी चीज को उगाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपको करना है पटेटो का खेती, तो पटेटो का खेती करने के लिए आप डायरेक्ट पटेटो नहीं लगा सकते हैं। मतलब कि उसके लिए आपको बहुत सारा एग्रीकल्चर ऑपरेशन करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर ऑपरेशन। अब ये एग्रीकल्चर ऑपरेशन क्या होता है? एग्रीकल्चर ऑपरेशन कहने का मतलब है कि बहुत सारा टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा आलू को उगाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप आलू जाके रख दीजिए और आलू आपका अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए सबसे पहला जो टास्क करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा? कल्टीवेशन करना पड़ेगा। अगर फील्ड आपका बहुत दिन से नहीं जुताया हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा? कल्टीवेशन करना पड़ेगा। कल्टीवेशन करने के बाद क्या करना होगा? सीड बेड प्रिपरेशन करना पड़ेगा। मतलब आलू बोने के लिए सीड बेड बनाना पड़ेगा, जो कियारी वगैरह होता है उसको बनाना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? आलू को कियारी में डालना पड़ेगा, उसका मतलब सीडिंग करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? वाटरिंग करना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना पड़ेगा? स्प्रे वगैरह, मतलब इस तरह से प्रोसेस चलता है। मतलब कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है, और वो काम या तो आप आदमी के द्वारा करवाइए, या तो आप मशीन के द्वारा करवाइए, या तो आप एनिमल के द्वारा करवाइए। इन तीनों ही सिचुएशन में जो आपको ज़रूरी है वो है पावर। पावर मतलब पावर मतलब होता है ऊर्जा। पावर मतलब ऊर्जा या एनर्जी। ये दोनों एक ही टर्म है, एनर्जी, पावर। अगर एनर्जी आप नहीं दीजिएगा, एनर्जी आप फील्ड में नहीं लगाइएगा, तो कोई काम होगा क्या? नहीं होगा। सपोज कीजिए अगर आप खाना नहीं खाइएगा, तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगा, और आपको एनर्जी नहीं मिलेगा तो क्या आप कोई काम कर पाइएगा क्या? नहीं कर पाइएगा। उसी प्रकार किसी भी फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट एग्रीकल्चर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, होने के लिए हमको चाहिए पावर। और वो पावर किसी भी रूप में हो सकता है। वो पावर आपके ह्यूमन के रूप में भी हो सकता है, वो पावर आपके एनिमल के रूप में भी हो सकता है, वो पावर आपके ट्रैक्टर के रूप में भी हो सकता है। बताइए इतना लेट कोई ज्वाइन हो रहा है? ये डिस्टर्ब जो है ना मुझे पसंद नहीं है, डिस्टर्ब। ठीक है, तो हम बता रहे थे कि किसी भी कार्य को परफॉर्म करने के लिए पावर की रिक्वायरमेंट होती है। वो पावर आपका एन ह्यूमन की फॉर्म में हो सकता है, वो पावर आपका एनिमल की फॉर्म में हो सकता है, वो पावर आपका मशीन की फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ से आपको ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि हम किस फार्म पावर की बात कर रहे हैं। हम वो पावर की बात कर रहे हैं जो खेतों में लगता है किसी भी कार्य को करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए, सीड बेल प्रिपरेशन करने के लिए, किसी भी चीज को करने के लिए हम उस पावर की बात कर रहे हैं। चलिए, जो पावर होता है ना, जो फार्म में जो पावर रिक्वायरमेंट होता है, उसको दो भागों में क्लासिफाई कर दिया गया। दो भागों में कैसे? तो एक को बोल दिया मोबाइल पावर और दूसरे को बोल दिया स्टेशनरी पावर। अब मोबाइल पावर क्या होता है? मोबाइल पावर वैसा पावर को कहेंगे जो चलते फिरते काम करता हो। चलते फिरते मतलब वो मूव कर रहा है लगातार, वो वर्क भी दे रहा है, काम भी कर रहा है, लेकिन वो मूव भी कर रहा है, जैसे ह्यूमन। ह्यूमन एक जगह खड़ा होकर तो काम नहीं करता है। वो देखिए, अगर उसको, अगर खेत को ही गड्ढा खोदना है तो वो आगे बढ़ते बढ़ते कर करता है। ड्राउट एनिमल ये क्या करता है? मूव करते करते काम करता है। ट्रैक्टर क्या करता है? मूव करते करते काम करता है। पावर टिलर ये भी क्या करता है? मूव करते करते काम करता है। लेकिन स्टेशनरी पावर की बात करें तो वैसा पावर का सोर्स जो कि मूव नहीं करता है। जैसे जैसे मेरा इलेक्ट्रिक मोटर, आप देखिए जो मोटर जो यूज करते हैं, पंप सेट जो यूज करते होंगे फील्ड पे, उस वो क्या होता है? एक जगह फिक्स कर दीजिए और वो आपको वर्क दे रहा है। वो वर्क क्या दे रहा है? वो वर्क क्या कर रहा है? वो कर रहा है पानी को लिफ्ट कर रहा है। वो जमीन के अंदर से पानी को लिफ्ट कर रहा है, और लिफ्ट करके क्या हो रहा है? पानी आपके खेतों में पहुंच रहा है। तो ये भी एक तरह का पावर का सोर्स है, लेकिन ये पावर कैसा है? स्टेशनरी पावर, मतलब ये मूव नहीं कर रहा है। उसी तरह से डीजल इंजन हो गया। इसके अलावा बहुत सारा अदर सोर्सेस हो गए, जैसे कि बायोगैस, सोलर और विंड। ये सारा भी जो पावर का सोर्स है, ये कैसा सोर्स है? स्टेशनरी सोर्स है, मतलब ये मूव नहीं करता है। चलिए थोड़ा सा और बताते हैं आपको। ठीक है, इस एक सेकंड, स्लाइड को भी हम इसको थोड़ा देर के लिए सूख जाता है, देख सकते हैं। थोड़ा सा और थोड़ा ब्रॉड में बात करते हैं पावर एनर्जी के बारे में। देखिए, ये मतलब पावर क्या होता है? तो पावर को अगर डिफाइन करना है, कैपेसिटी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता को ही क्या बोलेंगे? पावर, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। और एनर्जी क्या होता है? एनर्जी क्या होता है? तो कहने का मतलब एनर्जी और पावर सेम है, लेकिन एनर्जी होता क्या है? तो एनर्जी से हमको पावर मिलता है। मतलब एनर्जी प्रोवाइड्स कैपेसिटी टू प्रोड्यूस पावर।
टू प्रोड्यूस पावर को प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी चाहिए। और पावर क्या होता है? तो काम करने की क्षमता, कैपेसिटी कि कोई आदमी कितना काम कर पा रहा है, वो उसके पावर को दर्शाता है। एक पावरफुल आदमी को, जैसे कोई आदमी पावरफुल है या कोई वीक है, तो वीक और पावरफुल से क्या समझते हैं कि जो पावरफुल आदमी होगा ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैवी लिफ्ट उठा सकता है। लेकिन अगर कोई आदमी वीक है ना, तो वो वर्क नहीं कर पाएगा, ज़्यादा वर्क नहीं कर पाएगा, ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा। मतलब उसका काम करने का क्षमता क्या है? लो है, कम है। ठीक है? तो यहाँ पे हम जो बात की एनर्जी, एनर्जी क्या करता है? तो वो कैपेसिटी प्रोवाइड करता है किसी भी वर्क को होने के लिए। अब देखिए ये एनर्जी जो होता है, एनर्जी 2 तरह का होता है। हमारे पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी होता है, वो 2 तरह का होता है। एक होता है रिन्यूएबल एनर्जी। ये सब आप लोगों को पता होगा, दीज़ आर द बेसिक टर्म, मतलब ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इसमें दिख रहा है ना कि हमको इसमें चेंज कर दें इसमें, किसी को ऐसा है कि जिसको नहीं दिख रहा है इसमें? क्योंकि हमको लगता है ये बैकग्राउंड सही नहीं लग रहा है, पता नहीं, सेट किए थे लेकिन प्रॉपर दिख रहा है सबको? यस सर, यस सर। ठीक। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। इसी का दूसरा नाम जो है ना, देखिए रिन्यूएबल का दूसरा नाम क्या है? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। अगर कहीं आपको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी मिल रहा है, लिखा हुआ है, जैसे सिलेबस में आपको लिख दर्शाया गया किससे? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी से। तो आपको समझना क्या है रिन्यूएबल एनर्जी या कन्वेंशनल एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? एवरीवन नोज़ कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है। वैसा एनर्जी जिसको हम लोग अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। मतलब वो एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो कभी खत्म नहीं होता है, जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम बार-बार यूज़ कर सकते हैं। उस तरह के फॉर्म ऑफ एनर्जी को क्या बोलेंगे? रिन्यूएबल एनर्जी। फॉर एग्ज़ाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। अब बताइए अभी कौन ऐड हो रहा है? आज अलाउ नहीं होगा, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होगा? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वैसा एनर्जी को कहेंगे जिसको हम लोग एक बार यूज़ कर लेते हैं ना, तो फिर वो एनर्जी वापस से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। मतलब वो बहुत ज़्यादा समय लेता है प्रोड्यूस होने के लिए। उस तरह की एनर्जी को क्या बोलेंगे? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको हम लोग कन्वेंशनल एनर्जी भी बोलते हैं। अब ये वर्ड जो कन्वेंशनल है ना, इसका मतलब समझिए। कन्वेंशनल कहने का मतलब है, जो हम लोग शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं, जो हम लोग पुराने ज़माने से ट्रेंड को फ़ॉलो करते आ रहे हैं। कौन-सा एनर्जी ऐसा है जिसको हम लोग शुरू से यूज़ कर रहे हैं? तो सबको पता है कि कोयला जो हम शुरू से यूज़ कर रहे हैं। पेट्रोलियम जो है, वो क्या कर रहे हैं? शुरू से हम यूज़ कर रहे हैं। नेचुरल गैसेज़ जो है, उसको क्या कर रहे हैं हम? शुरू से यूज़ कर रहे हैं। देखिए इसका मत और आप और इस चीज़ को गौर भी कर सकते हैं कि दीज़ आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी। ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसको आप लोग एक बार यूज़ कर लीजिएगा ना, तो फिर वो खत्म हो जाएगा। फिर उसको बनना के लिए बहुत समय लगता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब जिसको दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। उसी को क्या बोलेंगे? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, या कहिए कन्वेंशनल एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी मतलब जिसको हम लोग पुराने ज़माने से फ़ॉलो करते आ रहे हैं, मतलब यूज़ करते आ रहे हैं, उस तरह के फॉर्म ऑफ एनर्जी को, जिसको जैसे कि कोयला शुरू से ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं। पेट्रोलियम भी बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हैं। नेचुरल गैसेज़ भी क्या है? बहुत दिनों से। लेकिन जो मेरा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, जो पहले यूज़ तो नहीं करते थे। देखिए नाम में बता रहे हैं आपको, ये क्यों अलग नाम पड़ा, नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल क्यों अलग नाम पड़ा। ये जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, ये हम पहले यूज़ में नहीं लाते थे। जैसे पुराने ज़माने में कोई लोग सोलर एनर्जी का यूज़ नहीं करता था। लेकिन आज क्या है, मेरा सोलर एनर्जी जो है आज यूज़ में आता है। विंड एनर्जी का कोई यूज़ नहीं करता था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि क्या हम इससे ऊर्जा निकाल पाएँगे कि नहीं। लेकिन आज क्या है, हम लोग विंड एनर्जी की मदद से भी हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, पावर को ऑब्टेन करते हैं। उससे हम क्या करते हैं, वर्क लेते हैं, काम लेते हैं, कोई भी काम। बिजली बनाना, बिजली से फिर आप मोटर चलाते हैं या बिजली से कुछ भी चलाते हैं। तो ये समझ में आ रहा होगा कि नॉन कन्वेंशन क्यों पड़ा नाम। ठीक है? तो इसीलिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी, आपको समझना है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। आप नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? तो आपको और समझ में आ गया कि नॉन रिन्यूएबल वैसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको हम लोग बार-बार यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक ही बार यूज़ करेंगे वो खत्म हो जाएगा। और उसको हम लोग कन्वेंशनल एनर्जी इसलिए कहते हैं क्योंकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को ही हम लोग शुरू से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। इसलिए उसको कन्वेंशनल एनर्जी कह दिए। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होगा? जिसको हम लोग बार-बार यूज़ करेंगे तो भी वो खत्म नहीं होगा। सोलर एनर्जी कभी खत्म नहीं होगा, विंड एनर्जी कभी खत्म नहीं होगा। और इसको हम लोग नॉन कन्वेंशनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको शुरू में हम लोग यूज़ नहीं, मानव लोग जो है इसको यूज़ में नहीं ला पाया था, लेकिन अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आने के कारण क्या हुआ, इसको हम लोग यूज़ में ला ला पा रहे हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। बात समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट क्या है इसमें?
नो सर। नो सर। हाँ, तो इसको हल्का सा चाहे तो लिख लीजिए, हम थोड़ा डेफिनेशन भी लिखवा देते हैं, इसको हल्का सा लिख लीजिए। लिख रहे हैं क्या आप लोग? सर फर्स्ट स्लाइड में कुछ थोड़ा सा छूट गया था। अच्छा वो लिखवाएंगे, ठीक है, वो हम लिखवाएंगे, ये वाला ना। पहले आप ये लिखिए, पहले जो है ना, पहले आप ये लिखिए, ठीक है, हम फिर लिखवाएंगे। पहले आप ये लिखिए, पावर से लिखिए, पावर क्या होता है यहाँ से लिखिए, ठीक है, इसका लिखेंगे। इसमें हम डेफिनेशन लिखा देते हैं। एक सेकंड वेट कीजिए। जो भी ज्वाइन हुए हैं प्लीज कल से टाइम पे ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। आप लोग रिन्यूएबल का डेफिनेशन छोड़ के ना कन्वेंशनल का डेफिनेशन लिख लीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस में कन्वेंशनल लिखा हुआ है, इसलिए कन्वेंशनल का डेफिनेशन लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, यहाँ पे दिख पा रहे हैं ना सही से? यस सर। ठीक है, बार बार वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है, ठीक है। ठीक है, लिख लीजिएगा, बताइएगा। हो गया सर। ठीक है, नो सर, रुकिए अभी। ठीक है।
हो गया सर। ठीक है, इसको लिख लीजिए, नॉन कन्वेंशनल का भी लिख लीजिए डेफिनेशन। चलिए, ये पेज हो गया लिखा हुआ सबका। थोड़ा सा बाकी है सर। ठीक है, लिखिए। हो गया सर। ठीक, अब इसको लिखिए दूसरा पेज। सोर्सेस ऑफ फार्म पावर। हो कंप्लीट है। गया सर। ठीक है, चलिए अब सुनिए थोड़ा सा। देखिए, हम बताएं, सबसे पहले बताएं क्या एनर्जी क्या होता है, पावर क्या होता है। एवरीवन नोस की एनर्जी क्या होता है, पावर क्या होता है। फिर हम बताएं कि एनर्जी कितने तरीके का होता है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, जिसको हम लोग नॉन कन्वेंशनल या कन्वेंशनल कहते हैं। ये कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल नाम कैसे आया? तो कन्वेंशनल एनर्जी वैसे सोर्स ऑफ एनर्जी को कहेंगे जिसको हम लोग लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं, जैसे कि जिसको पुराने समय में से यूज करते आ रहे हैं, जैसे कोल एनर्जी, पेट्रोलियम एनर्जी, ये क्या हो गया? कन्वेंशनल एनर्जी। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी क्या होगा? वैसा एनर्जी जिसको हम लोग हाल फिलहाल में यूज करना स्टार्ट किए हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। ठीक है, इसके अलावा टाइडल एनर्जी, बहुत तरह की एनर्जी होता है। तो दीज आर कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, और इसी को क्या बोलते हैं? रीन्यूएबल एनर्जी। मेरे ख्याल से इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो बोलिए जल्दी से। ठीक, उसके बाद हम लोग जाने कि देर आर टू सोर्सेस ऑफ फार्म पावर, मतलब किसी फील्ड में
जो पावर हमको चाहिए किसी भी एग्रीकल्चर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए वो दो तरह का हो सकता है, एक मोबाइल और एक स्टेशनरी। मोबाइल जो मूव करते हुए पावर दे, स्टेशनरी जो एक जगह रुक के पावर दे। इसका 4 एग्जांपल, इसका भी 4 एग्जांपल। अब सबसे पहले समझते हैं मोबाइल पावर में हम ह्यूमन पावर। ह्यूमन पावर के बारे में क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, कि ह्यूमन पावर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन ही एक ऐसा पावर का सोर्स है जो हर तरह के कामों को करने के लिए कैपेबल है। बहुत ऐसा काम है जिसको मशीन नहीं कर सकता है, लेकिन उस काम को ह्यूमन कर सकता है। ठीक है, तो ह्यूमन पावर क्या हुआ, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर फॉर डूइंग स्मॉल ऑपरेशन वर्क। जैसे स्मॉल ऑपरेशन वर्क कहने का मतलब है छोटा मोटा काम, जैसे चाफ कटर। चाफ कटर जानते हैं क्या होता है, वो जो चारा के लिए जो घुमाते हैं, जो चारा को जो काटते हैं, जो एनिमल के चारा के लिए जो काटते हैं, चाफ कटर इस तरह का गोल रंग का राउंड होता है, शायद तो लोग देखे होंगे। इस तरह से व्हील में इसको घुमाया जाता है इस तरह से, तो ये अनाज को काट देता है। ठीक है, ये चाफ कटर होता है। ठीक है, डायग्राम सही नहीं बनाया बट ऐसे ही चाफ कटर होता है। थ्रेसर जानते होंगे, थ्रेसर क्या करता है, जो अनाज को अलग करता है, थ्रेसर करता है। ठीक है, और उसके अलावा बहुत सारा छोटा मोटा जो काम है, ऑपरेशन है, वो मानव के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब ह्यूमन पावर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात जानते हैं कि एक स्ट्रांग आदमी, एक मजबूत आदमी जो है, वो मैक्सिमम पावर ऑफ अबाउट 75 वाट, 75 वाट का पावर डेवलप कर सकता है। 75 वाट का मतलब एक हम कह सकते हैं कि एक हेल्दी आदमी जो है वो 75 वाट का पावर डेवलप कर सकता है। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है, ये बात याद रखिएगा। तो एक स्ट्रांग आदमी जो है 75 वाट का पावर डेवलप कर सकता है, जो कि अराउंड कितना होता है, 0.1 एचपी के। ये 1 एचपी क्या है, या 0.1 एचपी क्या है, तो एक एचपी जो होता है वो होता है 746 वाट, 746 वाट। इसीलिए हम बोले कि अगर ये जो, क्योंकि एक स्ट्रांग ह्यूमन पावर जो है वो 75 वाट का पावर डेवलप करता है, तो जो कि लगभग लगभग 0.1 एचपी के बराबर है। ठीक है, और ये जो डाटा जो हम बता रहे हैं 3, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि द एवरेज ह्यूमन पावर अवेलेबिलिटी आर, मतलब एक एवरेज, ये जो जो ह्यूमन में क्या आता है, ह्यूमन में जो पावर आपको अवेलेबल है फील्ड में, 3 तरह का पावर अवेलेबल है। वो पहला है मेल, या तो मेल कोई काम कर रहा है, या कोई फीमेल काम कर रहा है, या कोई बच्चा काम कर रहा है। अगर कोई मेल काम कर रहा है ना, तो वो जो पावर डेवलप करेगा वो 60 वाट का पावर डेवलप करेगा। लेकिन अगर कोई फीमेल काम कर रही है ना, तो वो जो पावर डेवलप करेगी वो 48 वाट का पावर डेवलप करेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा काम कर रहा है ना फील्ड में, तो वो जो पावर डेवलप करेगा, वो कितना पावर डेवलप करेगा, तो वो 30 वाट का पावर डेवलप करेगा। दीज आर सम डाटा, दीज आर सम वैल्यूज विच यू हैव, मतलब ये कुछ डाटा है, जो वैल्यू जो कि आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, रिमेंबर करना पड़ेगा कि ये सब चीज कितना इतना, किस फीमेल का कितना पावर है, फीमेल कितना पावर डेवलप करता है, चिल्ड्रन कितना पावर डेवलप करता है। आई होप कि समझ गए होंगे, इसको लिख लीजिए। लिख लीजिएगा तो बताइएगा।
पावर जो होता है ना वो मेरा होता है वर्क डन बाय टाइम टेकन। वर्क डन मतलब जूल, टाइम टेकन मतलब सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड को ही हम लोग वॉट बोलते हैं, आप देखिएगा। ठीक है, नॉर्मल बात है। और 1 किलो वॉट जो होता है वो कितना होता है, 1000 वॉट के बराबर होता है। उसके हो अलावा, गया सर। ठीक है, उसके अलावा 1 HP सब लिख लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है आपका एनिमल पावर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए। इसका देखिए लैग हो रहा है थोड़ा सा। मेरे साथ साथ लिख लीजिएगा, ठीक है।
लिख लीजिएगा तो बताइएगा। लिख लिए सब लोग? यस सर। चलिए ठीक है। देखिए, एनिमल पावर क्या होता है? तो जनरली जो पावर हम लोग एनिमल से ऑब्टेन करते हैं उसको बोलेंगे एनिमल पावर। ठीक है। जनरली हम लोग किस तरीके के एनिमल को काम में लाते हैं? तो जनरली आप लोग देखिएगा तो बुलॉक्स जो बैल है, या कहिए कैमल को भी हम लोग यूज करते हैं रेगिस्तान में ट्रैवल करने के लिए। बेफेलोस को भी सम केसेस में यूज किया जाता है। डोंकी को भी सम केसेस में यूज किया जाता है। तो ये तीन चार एनिमल है जिसको हम लोग पावर के लिए क्या करते हैं, यूज में लाते हैं, वर्क में लाते हैं। तो जो एनिमल है ना, उसको ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट, मतलब उसका शरीर का वजन कितना है, उसके अनुसार उसको तीन भागों में बांट दिया गया है। जैसे किसी एनिमल को हम लोग स्मॉल एनिमल तब कहेंगे जब उसका वजन 200 से 300 केजी के बीच में लाई करेगा, तो हम उस एनिमल को बोलेंगे स्मॉल एनिमल। लेकिन किसी एनिमल को मीडियम एनिमल तब कहेंगे जब उसका बॉडी वेट 300 से 400 केजी के बीच में लाई करेगा। या किसी एनिमल का बॉडी वेट अबव 500 केजी, मतलब 500 केजी से ज्यादा अगर उसका बॉडी वेट है, तो उस तरीके के एनिमल को हम लोग बोलेंगे हैवी एनिमल। तो ये हो गया मेरा क्लासिफिकेशन कि किसी भी एनिमल को हम लोग स्मॉल एनिमल या मीडियम एनिमल या हैवी एनिमल किस बेसिस पे कहेंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन कि उसका बॉडी वेट कितना है, उसका शरीर का वजन कितना है, उस अनुसार हम लोग एनिमल को तीन भागों में बांट दिए। अब यहां समझिएगा, कहता है कि बुलॉक्स जो है अपने बॉडी वेट का 10% भाग जो है पावर डेवलप करता है। मतलब अगर उसका बॉडी वेट 500 केजी है ना, तो वो 500 केजी का 10% जो 50 है, उसके जितना वो क्या करेगा, पावर डेवलप करेगा। मतलब बुलॉक्स के पास एक कैपेसिटी है कि वो अपने 10% बॉडी वेट का बराबर पावर डेवलप करेगा। लेकिन बेफेलोस जो है वो अपने बॉडी वेट का 12% भाग का 12% के बराबर वो पावर डेवलप करेगा। लेकिन एक कैमल जो है, वो ऊंट जो है, वो अपने बॉडी वेट का 18% के बराबर जो है वो पावर डेवलप करने की क्षमता रखता है। तो जनरली हम लोग जो इन तीनों एनिमल में देखा जाए तो किस एनिमल को हम लोग वर्क में लाते हैं, आप लोग भी देखते होंगे, तो कौन सा एनिमल ज्यादातर वर्क में आता है? कौन सा एनिमल को हम लोग ज्यादातर वर्क में लाते हैं? बैल सर सर। बैल। हाँ, बुलॉक्स, बैल। ठीक है। अब बैल यस को ही सर। क्यों लाते हैं? बैल को ही क्यों लाते हैं? वाई वाई बुलॉक्स नॉट बफेलो? एक रीजन हो सकता है ना कि क्योंकि बैल और बफेलो अगर हम देखें दोनों को, तो दोनों का लगभग साइज सेम है, फिर हम बैल को यूज कर कर लेते हैं, लेकिन बफेलोज को अपने वर्क में नहीं ला पाते हैं। रीजन? रीजन क्या होता है ना, पावर का भी रीजन होता है, इसके अलावा वर्सटैलिटी का भी रीजन होता है। बैल जो है ना, वो मतलब अगर मडी नेचर में भी वो काम करेगा, अगर थोड़ा बहुत बारिश भी हो रहा है तो भी वहां उसमें फुल 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 एक्टिव रहता है। मतलब वो क्या बोलते कह सकते हैं कि उसमें ज्यादा एनर्जी रहता है, ज्यादा इफिशियंसी रहता है, काम करने का ऊर्जा उसमें ज्यादा रहता है। लेकिन बैल सबके साथ फिर क्या बोलते हैं, बेफेलो सबका दिक्कत क्या है ना, मौसम अगर सुस्त है ना तो वो खुद भी सुस्त हो जाता है। लेकिन बैल में ऐसा दिक्कत नहीं आता है। इसीलिए हम लोग जो है ना बैल को ज्यादा प्रेफर करते हैं कोई भी तरह के काम में लाने के लिए। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। अब यहाँ समझते हैं, एक जो सिंगल बैल है ना, वो पावर डेवलप कितना कर सकता है, तो वो 0.5 से लेके 0.75 एचपी तक के बराबर वो पावर डेवलप करेगा। लेकिन जो पेयर ऑफ बुलॉक्स है, जनरली हम लोग जो कल्टीवेशन करते हैं, खेत की जो जुताई करते हैं, तो वहां पर दो बुलॉक्स रहता है, और वो बुलॉक्स का कैपेसिटी वो कितना पावर डेवलप कर रहा होगा, किस पावर से वो खींच रहा होगा, किस पावर से वो मिट्टी को पलट रहा होगा, तो वो कहने का मतलब है वो 1 एचपी का पावर डेवलप कर रहा है, 1 हॉर्स पावर। आप लोग जब मोटर खरीद के लाते होंगे ना घर के लिए, तो 0.5 एचपी, 1 एचपी, वो डिपेंड कैसे कैसे 0.5 एचपी का खरीदते होंगे या 1 एचपी खरीदते होंगे। अगर आपका घर 2 मंजिला होता होगा या 3 मंजिला होता होगा, तो आप 1 एचपी का पावर लेते होंगे या उससे ज्यादा का लेते होंगे। लेकिन अगर आपका घर सिंगल फ्लोर है, मतलब 1 मंजिला है, तो आप जनरली 0.5 एचपी से भी काम चला सकते हैं। मतलब जहां ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होता है वहां ज्यादा पावर का कैपेसिटी चाहिए। ठीक है, तो दीज आर सम डाटा जो कि आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि एक पेयर ऑफ ब्लॉक्स कितना पावर डेवलप करता है। तो ये याद रखना है कि 1 एचपी। और वही एक मेल आदमी कितना पावर डेवलप करता है, तो हम बताए थे 75 वॉट, जो कि 0.1 एचपी के बराबर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलिए लिखिए, मैकेनिकल पावर। थोड़ा स्पीड में लिखिएगा तो सब लोग, क्योंकि टाइम जो है ना बहुत ज्यादा जा रहा है।
पानी है क्या?
लिख लिए क्या सब लोग? लिखा हुआ हो जाएगा तो बताइएगा। ठीक है। आवाज नहीं आ रहा है क्या सबको मेरा? आ रहा है आ सर रहा है जी। सर। आ रहा है ना? ठीक है, वही मतलब बोला सब लोग कहाँ चले गए? बीच बीच में गायब हो जाते हैं क्या बहुत लोग? ऐसा भी है क्या? पता नहीं चलता मुझे, इसीलिए बोल रहे हैं। ठीक है। हो गया लिखा हुआ? यस सर। चलिए ठीक है। देखिए मैकेनिकल पावर क्या होता है, तो वैसा पावर जो कि हम लोग किसी भी मशीन से ऑब्टेंड करते हैं। मशीन कुछ भी हो सकता है, ट्रैक्टर भी मेरा मशीन है, पावर टिलर भी मेरा मशीन है। इसके अलावा जितना भी तरह का स्टेशनरी इंटरनल कंबशन इंजन है, स्टेशनरी इंटरनल कंबशन इंजन कहने का मतलब है फील्ड पे बहुत सारा, जो खेतों में बहुत सारा ऐसा मशीन हम लोग यूज करते हैं जो कि एक जगह रुक के काम करता है। जैसे चाफ कटर तो ठीक है, वो तो मैनुअली यूज होता है। इसके अलावा भी जैसे थ्रेसर मशीन हो गया, है ना, या कह दीजिए आपका जो मोटर हो गया, ये सभी मशीन के अंदर ही आता है। तो दीज आर सम स्टेशनरी मशीन, ठीक है। तो वैसा पावर जो कि हमको मशीन से मिलता है उसको बोलेंगे मैकेनिकल पावर। और इसमें सबसे जो पहला जो कि मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज करते हैं वो होता है मेरा ट्रैक्टर। ट्रैक्टर जो जनरली यूज हुआ था इंडिया में, जो इंडिया में जो ट्रैक्टर का जो प्रोडक्शन हुआ, मतलब इंडिया में जो ट्रैक्टर जो बनना शुरू हुआ, स्टार्ट जो हुआ, वो कब से हुआ, तो 1961 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, 1961 से क्या हुआ, इंडिया में ट्रैक्टर बनना स्टार्ट हुआ। और जो पहला ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर जो इंडिया में था वो था इचर। इचर का ट्रैक्टर शायद देखे भी होंगे बहुत लोग, इचर का ट्रैक्टर। ठीक है, इचर कंपनी का ट्रैक्टर शायद अभी भी है मार्केट में। ठीक है क्या मतलब बहुत बहुत पुरानी कंपनी, तो इसका ट्रैक्टर बहुत नामी है। ठीक है। और ये ट्रैक्टर सबसे पहला मैन्युफैक्चर कंपनी था जो ईचर कंपनी का ट्रैक्टर बनाया था, जो कि कहाँ बनाया था, फरीदाबाद में बनाया था। इस बात को हमको नोट रखना है, क्योंकि ये ओवरऑल कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिया जाएगा कि ट्रैक्टर का मैन्युफैक्चर सबसे पहले इंडिया में कहाँ हुआ था और कौन कंपनी बनाया था, या पहला सबसे पहला ट्रैक्टर किस कंपनी का है, तो ये आपको याद रखना है, ईचर कंपनी। ईचर कंपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ पे हुआ था, तो फरीदाबाद में। उसके बाद इंडिया में जो है ना ट्रैक्टर जो है ना वो अलग अलग रेंज में अवेलेबल है। अलग अलग रेंज में कहने का मतलब है ट्रैक्टर सब आपको एक जैसा देखने को मिलेगा, लेकिन ट्रैक्टर का जो पावर है ना, जो हॉर्स पावर है ना, वो अलग अलग हो सकता है। जैसे रोड पे चलने वाला बाइक लगभग आपको हर बाइक एक ही जैसा देखने को मिलेगा, मतलब सेफ साइज में बात करें, सेफ साइज आकार उतना ही रहता है ऐसा। लेकिन कुछ छोटा आकार का ही बाइक में दिखेगा, पावर ज्यादा होता है, कैपेसिटी ज्यादा होता है डेवलप करने का। ठीक है, तो उसी प्रकार इंडिया में हॉर्स पावर के अनुसार ट्रैक्टर बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में देखने को मिलेगा। जैसे इंडिया में 20 से 30, यहाँ देखिए इंडिया में 20 से 30 एचपी हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है ना, वो लगभग लगभग 25% है टोटल प्रोडक्शन ऑफ ट्रैक्टर का। मतलब इंडिया में जितना ट्रैक्टर है ना, उसका 25% ट्रैक्टर ऐसा ट्रैक्टर है जिसका पावर जो है 25 से 30 हॉर्स पावर के बीच में लाई करता है। क्लियर है इस बात को, समझ में आया सब बात? दूसरा लिखिए। दूसरा जो है वो 31 टू 40 हॉर्स पावर। तो जल्दी जल्दी लिखिए, तो आप लोग बहुत स्लो लिखते हैं। अबाउट 60%।
लाइट कट गया क्या आप लोग किधर भी क्या? यस यस सर। सर, लाइट कट गया। अच्छा कोई बात नहीं।
लिख लीजिएगा तो बताइएगा। हो गया सर। हो गया, चलिए ठीक है। तो हम लोग यस पहले सर। बताए थे, हाँ ठीक है, हम बताए कि इंडिया में जो ट्रैक्टर है वो बनना कब से चालू हुआ, मैन्युफैक्चर कब से स्टार्ट हुआ इंडिया में ट्रैक्टर बनना। 1961। गुड। 1961 में क्या हुआ कि इंडिया में ट्रैक्टर का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, और सबसे पहली कंपनी जो इस ट्रैक्टर को बनाई उस कंपनी का नाम क्या था, इचर। ठीक है, और कहाँ बनाई, तो फरीदाबाद में बनाई। चलिए ये बात तो हम लोग जान गए। उसके बाद इंडिया में जो ट्रैक्टर अवेलेबल है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट पावर रेंज में अवेलेबल है। हर एक ट्रैक्टर देखने में आपको एक जैसा लगेगा, हो सकता है, लेकिन उसका पावर जो है वो अलग अलग होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि उस जो इंजन है उसमें कितना नंबर ऑफ सिलेंडर है, उसका पावर स्ट्रोक कितना ज्यादा है। ठीक है, जो जैसे बाइक में भी आप लोग देखते होंगे, जैसे होंडा का ही बहुत सारा बाइक है, लेकिन सबका लुक लगभग सेम ही है, लेकिन ऐसा होता है क्या कि किसी का पावर बहुत ज्यादा है, किसी का पावर बहुत कम है, हॉर्स पावर बहुत कम है ना। सेम लाइक ट्रैक्टर में भी होता है। इंडिया में जो ट्रैक्टर अवेलेबल है वो डिफरेंट डिफरेंट पावर रेंज में अवेलेबल है, जैसे कि 20 से 30 हॉर्स पावर का, 31 से 40, 41 से या उससे ज्यादा का पावर का अवेलेबल। ठीक है, तो इंडिया में 25% ट्रैक्टर ऐसा है जिसका हॉर्स पावर 20 से 30 एचपी के बीच में लाई करता है। 60% ट्रैक्टर ऐसा है जिसका हॉर्स पावर 31 से 40 हॉर्स पावर के बीच में लाई करता है, और मात्र 15% ट्रैक्टर ऐसा है जिसका हॉर्स पावर 41 या उससे ज्यादा एचपी का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ एचपी कर लीजिएगा, ठीक है, हॉर्स पावर, ठीक है, कर लिए होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए उसके बाद है पावर टिलर। पावर टिलर आप लोग जानते होंगे, ट्रैक्टर का छोटा रूप है पावर टिलर। इसमें आप जैसे ट्रैक्टर पे बैठ के चला सकते हैं, इसमें बैठ के नहीं चला सकते, इसमें इसको बोलते हैं वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर। ठीक है, मतलब कोई पीछे खड़ा रहता है, उसको पकड़ के उसको कंट्रोल करता है। और ये भी लगभग थोड़ा बहुत जो ट्रैक्टर जो फंक्शन देता है, मेन फंक्शन ट्रैक्टर का क्या है, कल्टीवेशन करना, तो ये भी क्या करता है, मेनली जो है कल्टीवेशन करने के लिए काम आता है, खेत को कल्टीवेट करने के लिए काम आता है। इंडिया में जो इसका मॉडल है ना, 6 डिफरेंट मॉडल का पावर टिलर अवेलेबल है, और जिसका पावर जो रेंज करता है वो 8 से 12 एचपी तक का, मतलब कोई भी पावर टिलर आप खरीद के लाते हैं तो उसका पावर 8 से 12 एचपी के बीच में ही लाई करेगा, या तो 9 होगा या 10 होगा, इसी के बीच में लाई करेगा। बात समझ में आ गया। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर जो कि हम लोग बिजली से जो लेते हैं, जनरली उस पावर का जो यूज करते हैं हम लोग मोटर को रन करने के लिए करते हैं, मोटर जिससे मेरा पानी लिफ्ट होता है, और फार्म में इसका बहुत ज्यादा उपयोग है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर का। चलिए ये बात समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो टर्म है एवरेज कमांड एरिया, ये मेरे ख्याल से बहुतों को समझ में नहीं आया होगा ये क्या चीज लिखे है। एवरेज कमांड एरिया क्या होता है। एवरेज कमांड एरिया कहने का मतलब है, मान लीजिए कि हम आपको एक पेयर ऑफ बुलॉक्स दे दिए, मतलब एक बैल का जोड़ा दोरा दे दिए, और उसको आप खेत को जुतवाना है, मतलब कि कल्टीवेट करना है। तो वो पेयर ऑफ बुलॉक्स एक बार में कितना हेक्टेयर को कल्टीवेट कर पाएगा, उसके पास कितना कैपेसिटी है, वो कितना एरिया को कमांड कर पाएगा एक बार में, तो वो कितना है, 2 हेक्टेयर। लेकिन आपको एक उसके जगह पे आपको अगर एक पावर टिलर दे दे, उसका पावर दे दे 7.46 किलोवाट, तो आप एक बार में उस पावर टिलर से 5 हेक्टेयर का एरिया को क्या कर पाइएगा, कमांड कर पाइएगा। कहने का मतलब कल्टीवेट कर पाइएगा। किसी को पता है कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू कितना मीटर स्क्वायर, एनीवन। 10,000 सर। सर 10,000। हाँ, 10,000 मीटर स्क्वायर, गुड। एक हेक्टेयर में कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि अगर आपको एक पावर टिलर दे दिया जाए तो वो एक बार में एवरेज जो कमांड एरिया कर सकता है वो 5 हेक्टेयर। लेकिन एक ट्रैक्टर अगर आपको दे दिया जाए, तो वो ट्रैक्टर जिसका पावर 26.1 किलोवाट दे दे, तो वो एक बार में 15 हेक्टेयर का एरिया क्या कर सकता है, कमांड कर सकता है, कल्टीवेट कर सकता है। तो दीज आर द एवरेज कमांड एरिया, मतलब कहने का मतलब है कि ये कितना किसी भी चीज का एवरेज कमांड एरिया, जैसे ब्लॉक्स है तो वो कितना एक बार में एवरेज कमांड कर पाएगा। चलिए लाइट आ गई। चलिए नेक्स्ट लिखिए, किसी को डाउट इसमें कोई तरह का। नो सर। चलिए नेक्स्ट लिखिए जल्दी से, लास्ट है ऐसे तो थोड़ा और पढ़ाते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी लिख लीजिए इसको। ठीक है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर। मेरिट्स एंड, ये तो अभी बेसिक है, थ्योरी है। आने वाले जो नेक्स्ट सब यूनिट है ना, वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, वहाँ आपको समझना होगा बहुत सारी चीजें ऐसे ऐसे टर्म में। मेरिट मतलब क्या होता है, एडवांटेज कहिए, और डिमेरिट मतलब डिसएडवांटेज, वही बात है। ठीक है, हाँ मेरिट।
लिख लीजिएगा तो बताइएगा। हो गया सर। चलिए ठीक है। देखिए हम थोड़ा सा बता देते हैं ह्यूमन पावर का मेरिट क्या है। तो ह्यूमन पावर का सबसे बड़ा मेरिट क्या है, आसानी से मिल जाता है। ठीक है, यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वर्क। दूसरा क्या, आप हर एक तरह का काम इससे करवा सकते हैं, आसानी से मिल जाता है, लेबर्स आर इजिली अवेलेबल, और हर एक तरह के छोटे मोटे काम के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। डिमेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है कि कॉस्टली है एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म ऑफ पावर, मतलब दूसरे फॉर्म ऑफ पावर का, जैसे मशीन के द्वारा या किसी और चीज से हम जो पावर ऑब्टेन करेंगे उसके कंपेयर में ये कॉस्टली है, पहला बात। दूसरा, इसका इफिशियंसी कम होता है। इफिशियंसी कम होने का मतलब है जितना आप इस पे खर्च कीजिएगा उससे कम ये आउटपुट आपको देगा। तीसरा है रिक्वायर्ड फुल मेंटेनेंस व्हेन नॉट इन यूज, मतलब जब आप ह्यूमन पावर का यूज नहीं भी कर रहे हैं, जब वो काम नहीं भी कर रहा है, फिर भी उसको आपको मेंटेनेंस करना होगा, फिर भी आपको उसको खाना देना होगा, दवाई देना होगा, बीमार पड़ता है फिर भी उपचार करना पड़ेगा। चौथा है अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशन, मतलब वेदर का कंडीशन अलग अलग होगा तो उसका काम करने का क्षमता भी क्या होगा, अलग अलग होगा। देखिएगा ठंडी में लेबर लोग का काम करने की क्षमता थोड़ा कम होता है ना, क्योंकि वेदर अफेक्ट करता है। बरसात में थोड़ा कम होता है, सुस्त हो जाता है। तो दिस आर द मेरिट्स एंड दिस आर द डिमेरिट्स, मतलब कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज ऑफ ह्यूमन पावर। दूसरा लिखिए जल्दी से, एनिमल पावर स्पीड में लिख लीजिए। इसका भी लगभग सेम ही होगा, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन मान के चलिए कि लगभग पहला इसका भी क्या है, इजीली अवेलेबल, आपको जानवर भी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है यूज्ड फॉर
लिख लीजिए, लास्ट टॉपिक है, ठीक है। सर ये मैकेनिकल पावर का डिमेरिट सबसे लास्ट डिमेरिट में क्या लिखा है वो टेक्निकल के बाद? टेक्निकल नॉलेज। हो गया, सब लोग लिख लिए क्या? यस सर। चलिए ठीक, अब एक बार सुन लेते हैं, ठीक है। देखिए, ह्यूमन पावर के बारे में तो हम लोग जान गए कि क्या उसका मेरिट है, क्या डिमेरिट है। एनिमल पावर के बारे में जानते हैं। एनिमल पावर भी आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। लो लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा, कहने का मतलब है कि एनिमल को खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 10-15-20 हज़ार में एनिमल आपको मिल जाएगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट लो होता है। सप्लाई मेन्यू टू फील्ड, इसका एक और एडवांटेज क्या है कि ये आपको क्या करेगा, एक सेकंड। देखिए, सप्लाई मेन्यू टू फील्ड कहने का मतलब क्या है कि आप किसी एनिमल को रखते हैं ना, तो उससे आपको एक और फायदा हो जाएगा कि वो जो क्या बोलते हैं, वो जो वेस्ट करता है, उससे क्या होगा, मैन्यूर खाद के तौर पे भी आप लोग उसको फील्ड पे यूज कर सकते हैं। तो चौथा जो पांचवा जो मेरिट है, वो लिव ऑन फार्म प्रोडक्ट, मतलब कि आपको जो जो खेतों से जो चारा निकलेगा ना, जो घास भूसा निकलेगा, उसी पे वो जीवित रह जाएगा। जबकि ह्यूमन के केस में ऐसा